जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। जो हमारी सीरीज चल रही है किसकी, अभी चालू करेंगे तभी तो सीरीज चालू होगी दोस्तों। आज से आप लोगों का एक नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है जिसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुका हूं। इतिहास हम लोगों का सब्जेक्ट चालू हो रहा है। अब इतिहास आप लोगों को कौन कौन सी जगह पर काम आएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों जेल प्रहरी वगैरह में उतना ज्यादा औचित्य इसका नहीं है। हालांकि पूछे जाते हैं, एक एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, पर वहां पर क्या मध्य प्रदेश और साइंस और इसके साथ में मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर वहां पर ज्यादा काम आएगा। लेकिन एमपी कांस्टेबल में पूछा जाता है, एमपी एसआई में यहां से क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी में क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी में क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी में खास करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहां से। इसके अलावा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो आपकी एग्जाम है वहां काम आएंगे। तो जेल प्रहरी वाले यदि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भविष्य में आपको एमपी एसआई एमपी कांस्टेबल देनी है तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, है ना। और आप लोग अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं हिंदी की क्लास भी डालना स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे, ताकि आपकी जेल प्रहरी की क्लास भी चलती रहे। ये क्लास आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास है, आप देख सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, हम लोग कहानी चालू करते हैं। भैया हिस्ट्री पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, तो इतिहास के नाम से लोगों के क्या हो जाते हैं, इतिहास याद आ जाते हैं कि अब ठीक है यार अपने को पढ़ना ही नहीं है हिस्ट्री। लेकिन आप लोगों को इतना आनंद आएगा हिस्ट्री पढ़ने के, आप सोचोगे यार हम लोग सोच रहे थे कि हिस्ट्री इतना टफ सब्जेक्ट क्यों लगा हम लोगों को, पहले क्यों हम लोगों को आसान नहीं लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतिहास को हम लोग पढ़ने से पहले ये बात जान लेते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि इतिहास के पिता कौन है। तो हेरोडोटस या हेरोडोटस भी इनको कहा जाता है, हेरोडोटस। तो ये पहला तो चीज याद रखना है, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता किसको कहा जाता है। तो इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, ये हम लोगों को याद रखना। बाकी चर्चा मैं अभी फिलहाल नहीं करूंगा। अभी इतिहास को हम लोग क्या करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में बांट के पढ़ते हैं। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कब, प्राचीन भारत, तब हम लोग इन चीजों को डिटेल में करेंगे। हम लोगों ने इसको 3 भाग में बांट के पढ़ना है। लेकिन अब वो 3 जो भाग है पढ़ने के, वो कौन कौन से हैं, प्राचीन इतिहास मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा मध्यकालीन भारत मतलब क्या हो जाएगा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, और उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारत की यदि बात करें तो आधुनिक भारत हम लोगों को पढ़ना है। एक बात और मैं बता दूं, यहां पर उन्हीं वनडे एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है और एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करके बनाया गया। वनडे एग्जाम जितनी भी है वहां पर मैंने इसको टारगेट किया हुआ है, ताकि आप लोगों को ज्यादा चीजें विस्तृत ना पढ़ना पड़े। लेकिन जितना पढ़ोगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, काम आएगा। भाई इतिहास को हम लोगों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने 3 भाग में बांट के पढ़ा है, प्राचीन इतिहास काल, मध्य इतिहास काल और भारत का क्या बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में यदि हम लोग बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्राचीन भारत के बारे में हम लोगों को अभी चर्चा नहीं करनी है और ना ही हम लोगों को आधुनिक भारत के बारे में चर्चा करनी है। तो जिस चीज के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है वो कौन सी चीज है, मध्यकालीन भारत। ये हम लोगों को पढ़ना है मध्यकालीन भारत। अब आप सर प्राचीन भारत क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, शुरुआत वहां से क्यों नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों ये ऐसा सब्जेक्ट है हिस्ट्री जो सब लोगों को बोर करता है, एक इंटरेस्ट बनाता है मध्यकालीन भारत। क्यों बनाता है इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें सीक्वेंस में देखने को मिलती है कि इसके बाद ये आया, इसने ये काम करे। लेकिन जैसे आप प्राचीन भारत पढ़ने जाते हो तो वहां पर और ज्यादा इससे फैक्ट रहते हैं और चीजें उतनी सीक्वेंस में नहीं रहती है। फिर आप जाते जाते आधुनिक भारत तक क्या हो जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा आनंद आने लग जाता है, और जैसे आपका आनंद चरम सीमा पर होता है तो वैसे ही हम प्राचीन भारत चालू कर देते हैं, ताकि आप जब का आनंद खत्म हो तब तक प्राचीन भारत भी आपका क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इन दोनों के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इतिहास के पिता कौन थे ये हम लोग देख चुके हैं, और इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बांट के पढ़ना है। अब मेरी प्यारे दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटने से पढ़ने से पहले ये देख लो कि इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस पर्सन को जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर को जाता है, क्रिस्टोफर सेल्जियस नाम है इनका। भाई ये जो हम लोगों ने इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ने की कोशिश करी है वो कौन है, जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेल्जियस को जाता है, जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर्स को जाता है, याद रखना। तो हम लोगों को सिर्फ किसको पढ़ना है, मध्यकालीन भारत को पढ़ना है ना। तो मध्यकालीन भारत को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भारत पर जो विदेशी आक्रमण होते हैं, मतलब भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब कभी भी आपको कहीं पर भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए भारत में जो आक्रमण किए थे, उनसे पहले आपको हजरत मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ाया जाता है। मेरा ऐसा है कि मैं जब पढ़ाता हूं तो जब मैं प्राचीन भारत पढ़ाता हूं तो जाते जाते हजरत मोहम्मद साहब के वहां पर लाके खत्म करता हूं और मध्यकालीन भारत वहां पे आपका शुरू होता है। तो मैं मध्यकालीन भारत पढ़ाऊंगा आप लोगों को कहां से, भारत पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए वहां से। मैं आप लोगों को वहां से नहीं पढ़ाऊंगा कि हजरत मोहम्मद साहब की ये कहानी थी वो कहानी, क्योंकि वो कहानी पूरी पीएससी में काम की है, यहाँ वो आपके काम की नहीं है। ठीक है, क्योंकि मतलब नहीं है उससे, एक एक दो क्वेश्चन आएंगे, वो आपको क्वेश्चन बना दूंगा, मैं बता दूंगा आपको कैसे बनेंगे। तो मध्यकालीन भारत पर जो आक्रमण हुए हैं, कौन से आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यदि हम
हम लोग चर्चा करने की कोशिश करें कि भाई हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए वो कितने प्रकार से और किस किस लोगों के हुए, तो वो हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए, सबसे पहले हम लोग इसको 3 भागों में बांट के इसलिए पढ़ेंगे। पहला तो अरब आक्रमणकारी है, फिर उसके बाद में गजनवी जो आए हमारे, मतलब गजनवी आक्रमणकारी आए, और फिर उसके बाद में क्या आए, गोरी आए। ठीक, तो ये जो बंदे थे ये कौन थे, तुर्की थे, तुर्क के थे ये बंदे, है ना, टर्किश थे ये लोग। तो अपने को याद रखना, हालांकि अफगानिस्तान के इलाके में रहते थे, लेकिन ये सब इनकी कास्ट क्या थी एक हिसाब से देखा जाए तो तुर्की। जैसे कि हम लोग मुगल वंश पढ़ेंगे तो कौन से वंश के थे, तो चुगताई तुर्क बोलते, कई जगह पर चुगताई लिखा हुआ रहता है और कई जगह पर छगताई तुर्क लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर बाद में चर्चा करूंगा। पहले हम लोग बात कर लें कि हमारे भारत पर, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे हम लोग, तो हमारे यहाँ पर अरबों ने आक्रमण किया, गजनवी या गजनी भी बोलते हैं, इसने आक्रमण किया, और उसके बाद में हमारे यहाँ पर गोरी ने आक्रमण किया। सब चीजें याद करवा दूंगा, आप लोग सोचते रह जाओगे कि हम लोगों ने हिस्ट्री इतना आनंद के साथ पढ़ लिया। सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, बताता हूं क्या पिक्चर है। फिर उसके बाद में जो गजनवी ने आक्रमण की 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के, आपको कुछ किताबें 1001 ईस्वी के समथिंग बताएगी, तो डेट को लेकर के आप उतना कंफ्यूज ना हो, जो आपके काम की चीजें वो एग्जैक्ट डेट में बताऊंगा। भाई 712 ईस्वी में अरबों ने आक्रमण किया, गजनवी ने 1000 से लेकर के 1027 के बीच में आक्रमण किया, और 1175 के बीच में इसने आक्रमण किया। हालांकि 1173 में भी उसमें आक्रमण हुए, 1178 में भी आक्रमण हुए, अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट दिमाग में अपने आएगा कि भाई ये अरब आक्रमणकारी जो आए थे, अरब आक्रमणकारी कौन थे ये लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, 712 में पहली बार मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ, 712 ईस्वी में। इस डेट को लेकर भी मतभेद है अलग अलग इतिहासकारों में। एग्जाम के अकॉर्डिंग आप 712 मान के चलिए, 711 भी आता है किसी किसी एग्जाम में, लेकिन वो सब चीजें पीएससी के काम की है। 712 ईस्वी में सबसे पहले अरब आक्रमणकारी ने आक्रमण किया, कहां पर, भारत पर, और जगह थी उस जमाने में वो कहां पर, सिंध थी। जब इन लोगों ने आक्रमण किया, अरब आक्रमणकारियों ने, तो सिंध पर आक्रमण किया 712 में। तो ऐसे याद रखना, जिसके सब सर पे रब का हाथ है वो सबकी 12 बजा देंगे, रब सबकी 12 बजा देते हैं। ये आया 712 ईस्वी, याद रह गया। सिंध पर आक्रमण किया था, याद रखना अपने को, सिंध पर आक्रमण किया। जब ये सिंध पर आक्रमण किया तो ये सिंध अपने को कहां पर पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ेगा। भाई सिंध कहां पर है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। जब इसने सिंध पर आक्रमण किया था तो कौन था उस जमाने में शासक, वहां का दाहिर शासक हुआ करता था, है ना, हिंदू शाही शासक दाहिर हुआ करता था। अब देखो दाहिर के बारे में हमको हिस्ट्री नहीं जानना है, क्योंकि हम लोग पीएससी की एग्जाम नहीं देने वाले हैं, प्रीलिम्स देने वाले, तो इतने से काम बन जाएगा आपका। सिंध पर आक्रमण किया, उस जमाने में सिंध पर दाहिर नामक शासक हुआ करता था, उसका शासन हुआ करता था। कब, 712 में। तो पहला क्वेश्चन क्या, भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन, अरब आक्रमणकारी। उस बंदे का नाम क्या है जिसने आक्रमण किया था, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। कभी कभी आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखा रहता है किसने आक्रमण किया था, तो बिन कासिम ने आक्रमण किया था, ये हम लोगों को याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है कि किसने आक्रमण किया, तो बिन कासिम लिखा जाता, तो उस पूरा नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया, दूसरा क्वेश्चन, सिंध पर आक्रमण किया। सिंध कहां पर है, तो पाकिस्तान में है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, उस जमाने में वहां का शासक कौन हुआ करता था, वहां का राजा कौन हुआ करता था, तो दाहिर हुआ करता था। ये हम लोगों को याद रखना, दाहिर मतलब दादा लोग वहां पर राज करते थे, ऐसे याद रखना, सिंध पर। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था, ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था। अब वही बात है कि ईरान के गवर्नर अल हज्जाज ये आया तो क्या पिक्चर है, तो सब वही पिक्चर है कि जब हम हजरत मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ते तो वहाँ की एक पूरी कहानी है, वो कहानी जबरदस्ती 1 घंटा आपका खा जाएगी, इसलिए मैं उस कहानी को नहीं सुनाना चाहता। मोहम्मद बिन कासिम जो है ईरान के गवर्नर हाकिम अल हज्जाज का दामाद और भतीजा था, ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक, अब ये भाई अरब आक्रमणकारी आए, मोहम्मद बिन कासिम ने आया, ये सब जानकारी मिलती कहाँ से, ये जानकारी मिलती है एक पुस्तक से, सिंध विजय। अरबों की सिंध विजय की जानकारी हम लोगों को पुस्तक से मिलती है, किससे, चचनामा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फतहनामा। एमपीपीएससी वालों सुन लो, यहां से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। चचनामा या फतहनामा के लेखक कौन है, अली अहमद। ठीक है, इसके लेखक कौन थे, अली अहमद। तो पहला तो फैक्ट अपने को लिखना है कि भाई चचनामा के लेखक कौन, अली अहमद। आप लोगों को याद रखना है अली अहमद, चचा अली, ऐसे याद रखना, चचा अली, चचा अली से याद रख लोगे। चचनामा के लेखक जो नामा, चचनामा या फतहनामा के लेखक कौन है, अली अहमद। चचनामा या फतहनामा के लेखक अली अहमद है। कुछ किताबें काजी इस्माइल भी बताती है, और कुछ किताबें बोलती है कि इस पुस्तक के लेखक अज्ञात है। अगर आपको अज्ञात ऑप्शंस में मिले और सब कुछ मिले ऑप्शंस में, तो आपको अज्ञात लगा के आना है, लेकिन अली अहमद मिलता है तो फिर आपको अली अहमद लगा के आना, काजी इस्माइल वगैरह पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इतना अपने को याद रखना है। तो अरबों की सिंध विजय, अरबों की भारत पर सिंध विजय की जानकारी हमको मिलती है चचनामा या फतहनामा से, जिसके लेखक कौन थे, अली अहमद थे। ये बात आपको ध्यान रखना है।
अब आप बोलोगे सर क्या टाइम पास करते थे क्या, ऐसे ही फुर्सत में थे क्या, बार दे आक्रमण करके बार बार घोड़े पे बैठे आक्रमण करो, घोड़े पे बैठे आक्रमण करो। दोस्तों इसके कुछ रीजन रहे होंगे, कुछ कारण रहे होंगे, तो वो हमको जानना है कि क्या रीजन थे, क्या कारण थे। नोट्स की बिल्कुल चिंता ना करें, टेलीग्राम पर जैसे वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। तो इसके कारण की बात कर लें या उद्देश्य की बात कर लें, तो पहले तो ध्यान रखना ये चीजें रेलवे में आ सकती है, आपको जेल प्रहरी वगैरह में आने के चांसेस नहीं है इसके कारण और उद्देश्य के, तो आप लोग इसको बाद में भविष्य में याद रख सकते हो कि भाई पीएससी वगैरह देना है या एनटीपीसी देना है, रेलवे की एग्जाम देनी तो काम आएगा। ठीक है, तो पहला तो उद्देश्य था क्या इसका, धन दौलत लूटना। ठीक है, धन दौलत लूटना। दूसरा इनका था आक्रमण का उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, है ना, प्रचार प्रसार करना। और तीसरा उद्देश्य इनका क्या था, देवल बंदरगाह मतलब पोर्ट हो जाएगा, बंदरगाह मतलब पोर्ट होता है, देवल बंदरगाह की लूट का बदला लेना, लूट का क्या करना, बदला लेना। अब ये देवल बंदरगाह क्या बवाल चीज है, धन दौलत लूटना समझ में आता है, धन दौलत हम लोगों को लूटना समझ में आता है कि ठीक है चलो धन दौलत लूटा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, देवल बंदरगाह की लूट का बदला लेना, क्या पिक्चर है। तो देवल बंदरगाह दोस्तों जब ये जो व्यापारी थे मोहम्मद बिन कासिम वाले और ये अरब के लोग थे, ये व्यापार करके लौट रहे थे, जब व्यापार करके लौट रहे तो समुद्री लुटेरों ने इनका क्या करा, जहाज लूट लिया। और जहाज लूटा तो इसका इल्जाम लगाया गया किसके ऊपर, दाहिर के ऊपर, जो कि कहाँ का शासक था, सिंध का शासक था। तो इल्जाम लगाया तो उनने सोचा कि इसी ने लूटा है, जबकि लूटा समुद्री लुटेरों ने, तो इसने लूटा है तो इसी को मारो, इसको लपेटो। तो इसीलिए आक्रमण का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और धन दौलत लूटना। ठीक है, इतना हम लोगों को याद रखना है। अलग से मैं पीएससी की भी क्लास लूंगा, अभी मैं वनडे एग्जाम को फोकस कर रहा हूं और जितनी भी वनडे एग्जाम है सबको फोकस करेंगे। अब इसके बाद में क्या होगा, ये तो भाई आए चले गए, इनका उद्देश्य जो भी था उन्होंने उद्देश्य पूर्ति करी। इसके बाद में कौन आए, धन दौलत लूटना वगैरह सारी चीजें। इसके बाद आता है आपका क्या, यामिनी वंश। ठीक है, इसके बाद में दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भारत पर आक्रमणकारी हुआ, उसमें यामिनी वंश को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गजनी वंश भी कहते हैं, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गजनवी वंश भी कहते हैं, गजनवी वंश। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे शिक्षक हो चाहे स्टूडेंट हो, उनको गजनी और गौरी या गजनवी और गौरी दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। कुछ शिक्षकों को तो पता ही नहीं होता है कि गजनी ने कितनी बार आक्रमण किया कि गौरी ने कितनी बार आक्रमण किया। तो ये जो है कंफ्यूजन आज आप लोग दूर कर लेना। कैसे कंफ्यूजन दूर करोगे मैं बताता हूं। यामिनी वंश बोलो या गजनी वंश बोलो या गजनवी वंश बोलो, एक ही बात है। ये जो हमारे यहाँ पर आए ये कौन थे, गजनवी और गौरी, ये क्या थे, टर्किश थे। तो भाई पहले तो यामिनी वंश को गजनी वंश बोलते हैं, गजनवी वंश बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब यहाँ पर ए पी और एस करके आपको याद रखना, एपीएस। एपीएस मतलब क्या हो जाएगा, अल्पतगीन, पिरितगीन और सुबुक्तगीन, इसको हम लोगों को पढ़ना है। अल्पगिन भी बोलते हैं इसको, अल्पतगीन, पिरितगीन और सुबुक्तगीन, एपीएस करके आप लोग याद रखिएगा, एपीएस। अब ये क्यों याद रखना मैं बताता हूं कैसे। गजनी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो अल्पतगीन थे। गजनवी वंश के संस्थापक अल्पतगीन, गजनी वंश के संस्थापक या गजनवी वंश के, एक ही बात है, ये याद रखना है कि गजनी, यामिनी या गजनवी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, अल्पतगीन थे। ये इतना याद रख लोगे आप लोग, तो अल्पतगीन याद रखना। अल्पतगीन के बाद गद्दी पर कौन बैठे, पिरितगीन। नोट्स में सब चीजें मिलेगी, अभी डिटेल नहीं बताऊंगा, कारण ये है कि डिटेल उतनी चीजें आप लोगों को आएंगी नहीं। सुबुक्तगीन की यदि हम लोग बात करें तो इसके बाद गद्दी पर बैठा सुबुक्तगीन, दामाद और भतीजे एक दूसरे के होते हैं। इसके बाद गद्दी पर बैठता है कौन, गजनी बैठता है गद्दी पर। गजनी बोले तो गजनवी बैठता है। ठीक है, इसका पूरा नाम भी बताएंगे अभी। 998 ईस्वी में ये क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। 998 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठता है, इसके पहले इनके जो पिताजी थे अल्पतगीन, है ना, अल्पतगीन सॉरी सुबुक्तगीन का बेटा था या तो सुबुक्तगीन का बेटा, इसके पिताजी कहां से आ जाएंगे, सुबुक्तगीन का बेटा था। तो गजनी या गजनवी की बात करें तो ये जो अल्पतगीन साहब थे इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना लिया था, गजनी को बना लिया था। इनकी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो गजनी को बना लिया। अब आप बोलोगे सर ये गजनी गजनी चिल्लाया जा रहा हो, गजनी है कहां पर, एक्चुअल में गजनी कहां पर है। तो अभी वर्तमान में जो अफगानिस्तान है जिसकी राजधानी क्या, काबुल। अफगानिस्तान में काबुली चने बहुत फेमस है, ऐसे करके याद रखना। काबुली वाला एक लिखी हुई है भी है RNT साहब की पुस्तक। तो राजधानी क्या है इनकी, गजनी। राजधानी क्या हो गई, गजनी हो गई। गजनी कहां पड़ेगा, वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ेगा। तो भाई ये गजनी क्या है, गद्दी पर बैठता है। इसका नाम क्या था, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में क्या करता है, गद्दी पर बैठता है, सुबुक्तगीन का बेटा रहता है। पिता के काल में गजनी जो है मतलब कौन, मोहम्मद गजनवी। ऐसे याद रखना, आपने गजनी मूवी देखी है, आमिर खान को देखा आपने, गजनी में वो चीजें भूल जाता है। तो याद रखना गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन, मतलब गजनी को अल्प मात्रा में चीजें याद रहती थी। अल्प मतलब बहुत कम, मतलब थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए गजनी को चीजें याद रहती थी। तो साम्राज्य अल्पतगीन कौन हो गया, गजनी वंश का संस्थापक हो गया, याद रह जाएगा आप लोगों को। इसके बाद महमूद गजनवी की बात हम लोग करना है, क्योंकि हमको इसी को पढ़ना है। इन लोगों को हमको एपीएस मतलब अल्पतगीन, पिरितगीन, सुबुक्तगीन से हमको कोई मतलब नहीं, इनको ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है।
गजनवी की यदि बात करें तो भाई ये जो गजनवी है, इनके पिताजी जो थे सुबुक्तगिन, इनके टाइम पे क्या था, खुरासान का शासक हुआ करता था। अब आप बोलोगे सर ये क्या खुरासान बवाल बीच में लेकर आ जाते हो आप, खुरासान नहीं बवाल लेके आते हो। ये खुरासान जगह अपने को पड़ेगी कहाँ पर, अफगानिस्तान वाले इलाके में ही, गजनी के इलाके में, और 3-4 मिलाकर के देश जो आते थे इसमें खुरासान में आते थे। ठीक है, पाकिस्तान वाला जो इलाका है उसके पास वाला जो इलाका है वो खुरासान के आसपास आता था। ये हम लोगों को याद रखना। तो पिता के काल में गजनी जो है खुरासान का शासक हुआ करता था। मतलब इनके पिताजी ने इनको सौंप के रखा था कि भाई तू एक काम कर, खुरासान जो काम कर, इतना इतना तू काम कर सकता है यहाँ पर। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने क्या करा, यामिन उद दौला के नाम से उसने उपाधि धारण की। यामिन उद दौला के नाम से इसने क्या करा, उपाधि धारण की। तो पहली उपाधि तो ये हो गई यामिन उद दौला। यामिन उद दौला का मतलब क्या होता है, साम्राज्य का दाहिना हाथ, है ना, साम्राज्य का दाहिना हाथ, साम्राज्य का दाहिना हाथ। ठीक, उसके बाद में इसने क्या दूसरी उपाधि धारण की, यामिन उल मिल्लाह। ठीक, यामिन उल मिल्लाह का मतलब होता है मुस्लिम धर्म का संरक्षक, है ना, मुस्लिमों का संरक्षक या मुस्लिम धर्म का संरक्षक, मुस्लिम का संरक्षक या रक्षक भी बोल सकते हो आप इसको। भाई मोहम्मद गजनवी 998 में जब गद्दी पर बैठा अफगानिस्तान में, तो उसने यामिन उद दौला की उपाधि धारण की, जिसको बोलते हैं साम्राज्य का दाहिना हाथ। यामिन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, मतलब उसका जो साम्राज्य है उसका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, दाहिना मतलब यामिन उल मिल्लाह का मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षक। ये दोनों ही उपाधि इसको दी गई थी, किसके द्वारा, बगदाद के खलीफा के द्वारा। बगदाद का खलीफा था उस जमाने में, बगदाद का जो खलीफा हुआ करता। ये कैलिफेट क्या है वही कहानी सुनाऊंगा जब मोहम्मद हजरत के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये अल कादिर बिल्ला बगदाद के खलीफा थे उस जमाने में, खलीफा हुआ करते थे, कैलिफेट हुआ करते थे, सबसे ऊपर इन्हीं का राज हुआ करता था। तो बगदाद के जो खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह के द्वारा यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्लाह की उपाधि इसको दी गई थी। इसका मतलब भी आप लोगों को पता चल गया। ठीक, जैसे इसने उपाधि धारण की उसी समय इसने सौगंध खाई। क्या सौगंध खाई कि भैया अब जो है अपन क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे कहां पर, भारत में। और उसी समय सौगंध खाई कि यहां से मेरा आक्रमण का उद्देश्य रहेगा क्या, मूर्ति तोड़ना और धन दौलत लूटना वगैरह सारी चीजें। तो गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। इंग्लिश में जिसको नोट्स चाहिए कमेंट करके बता देना, इंग्लिश में आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री के। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। गजनवी या गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, याद रखना। मूर्ति तोड़ने का काम था इसका कि मूर्ति तोड़ना है। उसी दिन इसने सौगंध खाई और कम से कम 1000 से लेकर के 1027 के बीच में इसने भारत पर कुल मिला के 17 बार आक्रमण किया। किसने बोला ऐसा, तो सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अब आप भूल जाओगे कि गोरी ने किया था कि गजनवी ने किया था। अच्छे शिक्षक भूल जाते हैं इस बात को, तो ऐसे याद रखना। गजनी को थोड़े समय के लिए चीजें याद रहती थी तो भूल जाता था, तो 17 पे बेचारे को खतरा, गजनी को हर समय खतरा लगा रहता था, तो वो क्या चीजों को लिख लेता था। यहाँ पे एक वो लगा लेता था, उसके साथ में माइक रहता था, भूल गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, है ना। आपने देखी होगी गजनी मूवी, नहीं देखी है तो देख लो, बहुत अच्छी मूवी है। तो हेनरी इलियट ने बोला इसको बहुत खतरा है, गजनी को खतरा है, 17 पे खतरा, इसीलिए उसने 17 बार आक्रमण किया। 17 बार जैसे ही उसने आक्रमण किया, किसने, गजनी ने, तो किसने कहा, हेनरी इलियट ने। अब आपको 17 के 17 आक्रमण याद नहीं रखना है। 1000 ईस्वी के समथिंग उसने पेशावर के आसपास आक्रमण किया और वो धन दौलत लूटा। धन दौलत लूटने के बाद में चले गया। इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, धन दौलत लूटना, याद रखना। इसका वास्तविक उद्देश्य था धन दौलत लूटना। उधर 3 उद्देश्य देखे हम लोगों ने। इसके अलावा 1019-20 का जो आक्रमण हुआ है, अगर कोई मध्य प्रदेश की एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि यूपी की एग्जाम में आया हुआ। 1019-20 ईस्वी में चंदेल शासक के साथ में इसका युद्ध होता है। चंदेल शासक कौन थे, उस जमाने में विद्याधर थे। अब आप बोलोगे सर चंदेल शासक बीच में कहां से आ गए, विद्याधर, है ना। अब ये चंदेल शासक बुंदेलखंड वाला जो इलाका है उसके आसपास में चंदेल हुआ करते थे। तो उस जमाने में चंदेल शासक 1019-20 के बीच में ये आक्रमण, याद रखना, मध्य प्रदेश वालों को, विद्याधर हुआ करते थे। और उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने, एकमात्र जो ऐसे शासक थे जिन्होंने, विद्याधर ने क्या करा, मुस्लिम आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना किया था, तो वो थे विद्याधर। अब ये चंदेल वंश जो है वो क्या है, तो चंदेल वंश हम लोगों को मध्य प्रदेश में विस्तृत में पढ़ना है। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे की एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, नन्नुक। तो ऐसे याद रखना, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, चंदा मांगने का काम करते। तो चंदा मांगता कौन, नन्हे नन्हे बच्चे, चंदा मांगने का काम नन्हे नन्हे बच्चे। तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक तो दंती दुर्ग। सारा राष्ट्र सुबह सुबह क्या करता है, दांत साफ करता है। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हुए, दंती दुर्ग। एग्जाम निकालना है, दांत साफ करना है, राष्ट्र, सारा राष्ट्र,
दांत साफ करेगा। ऐसे करके याद करवाऊंगा सारी चीजें, हिस्ट्री में मजा आ जाएगा। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक, छोटे छोटे बच्चे, दंती दुर्ग बीच में कहां से आ गया, याद करने का तरीका बताया सिर्फ, और कुछ भी नहीं। बाकी चीजें अपने को नहीं पढ़ना, उतना ज्यादा विस्तृत नहीं करना है। अब अपने को पढ़ना है 1000 ईस्वी का जो आक्रमण है वो कहां पर होता है, तो सोमनाथ पर होता है। 1025 ईस्वी का जो सोमनाथ आक्रमण होता है उसको याद रखना है। सोमनाथ पर आक्रमण किया किसने, 1025 ईस्वी पर गजनवी ने आक्रमण किया था। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है। मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया कब, 1025 ईस्वी में, तो ये हम लोगों को याद रखना है। ये इसका सबसे चर्चित आक्रमण था। कहां पर किया, सोमनाथ पर किया था, गुजरात में किया था। सोमनाथ कहां पर पड़ेगा, गुजरात में। जिसको नहीं याद है याद रख लो, नहीं याद है याद करने का तरीका बताता हूं। रात में लोग क्या करते हैं, सोम पीते हैं। सोम का मतलब क्या हो जाएगा, देवताओं का पीने का कारनामा। तो रात में लोग क्या करते हैं, सोम पीने का काम करते हैं। अब ध्यान रखना, याद करवाने का तरीका ऐसा ही है, किसी को बुरा लग जाए तो अलग बात है। ठीक है, सोम पीने का काम हम कब करते हैं, रात में करते हैं। तो गुजरात में सोमनाथ पर इसने आक्रमण किया, वहां से धन दौलत लूटी। इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी, जिस दिन पीएससी पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा आप लोगों को कि क्या कहानी थी वो। लेकिन अभी इतना याद रखना कि 1025 ईस्वी याद रखना ही पड़ेगा, 1025 ईस्वी। ठीक है, उस समय शासक कौन हुआ करते थे वहां पर, भीमदेव प्रथम। आगे जाके भीमदेव सेकंड भी आएंगे। तो सोमनाथ मंदिर पर जब इसने आक्रमण किया, यहां से धन दौलत, इसको अपार धन दौलत हाथ लगी, हाथी वाथी से धन दौलत ले जा रहा, सब चीजें ले जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ, जाट, उस जमाने में गुजरात के जो जाट थे उन लोगों ने इसको रोका। रोकने के बाद में उन लोगों ने क्या करा कि इससे धन दौलत संपत्ति कुछ लूटी। इसका दिमाग खराब हुआ, मगज खराब हुआ। इसने सोचा ठीक है जाने दो, छोड़ो इनको, छोड़ो। सोमनाथ की भी स्टोरी सुनाऊंगा लेकिन पीएससी में, अभी इधर नहीं सुनाऊंगा, पीएससी इधर नहीं चल रही है। ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा, स्टोरी सुनना मजा आता है बस, और कुछ भी नहीं। वहां से क्वेश्चन नहीं आते स्टोरी से। भाई इसने क्या करा, जाटों ने लूटा, ये तो चले गया, बोले ठीक है अभी लोड मत लो, इतनी सारी संपत्ति है, लूट लेने दो उसको। ये गया, इसका दिमाग खराब था पहले से, बोले क्या करना है, तो बोले एक बार और आक्रमण करेंगे। 1027 ईस्वी में इसने अपना अंतिम आक्रमण किया। 1027 ईस्वी में जब इसने अपना अंतिम आक्रमण किया तो क्यों किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। जाटों को प्रताड़ित करना, और जाटों को क्या करना, लताड़ित करना या प्रताड़ित करना। क्यों, क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर के टाइम पे धन दौलत लूट के ले जा रहा था तो जाटों ने इसको रोक करके इसकी धन संपत्ति लूटी। इसका दिमाग खराब हुआ, वापस से 1027 में आया। अंतिम आक्रमण का इसका उद्देश्य था जाटों को दंडित करना, जाटों को प्रताड़ित करना। 1027 इसमें आया। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है। अब अपने को बात करें कि भाई गजनवी क्या चीज़ है, तो गजनवी और क्या पढ़ना है गजनवी के बारे में हम लोगों को, तो गजनवी क्या क्या चीज़ें याद रख सकते हैं। तो अंतिम आक्रमण जो जाटों के विरुद्ध था ये हम लोगों को याद रखना है। गजनवी एक सुशिक्षित, सुसभ्य, पढ़ा लिखा आदमी था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। सुशिक्षित, पढ़ा लिखा और सभ्य आदमी था। इसके दरबार में 4 दरबारी कवि के नाम याद रखना है। तो ऐसे याद रखेंगे, फूफा है ना, फूफा। फूफा मतलब क्या हो जाएगा, जी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 22 मिनट होगा। ठीक है, फूफा जी। फूफा जी की यदि हम लोग बात करें, जी से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसे याद रखना, फूफा जी, गजनी के फूफा जी। गजनी के फूफा जी को बोलना पड़ेगा, गजनी को याद दिलाओ। क्या याद दिलाओ, बातें याद दिलाओ। तो गजनी के फूफा जी उसको बातें याद दिलाती है। कौन, एक तो हो जाएगा आपका फरूकी, एक हो जाएगा उद्बी, एक हो जाएगा फिरदौसी और एक हो जाएगा अलबरूनी। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक होगा आपका लेखक कौन, फरूकी, एक होगा आपका लेखक कौन, उद्बी, एक होगा आपका कौन लेखक, फिरदौसी। फिरदौसी है ना, फिरदौसी याद रखना। और उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, अलबरूनी। ठीक, ये आपका हो गया क्या, अलबरूनी। याद रखना, फरूकी, उतबी और फिरदौसी, ये 4 इसके दरबारी कवि थे, दरबारी लेखक थे। हमको याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, अलबरूनी। और फिरदौसी किसके लेखक थे, तो शाहनामा के लेखक थे। इनकी पुस्तक का नाम है क्या, शाहनामा, है ना। फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा। फिरदौसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व का होमर। पूर्व का होमर याद रखना। पूर्व का होमर किसको कहा जाता है, तो फिरदौसी को कहा जाता है। रेलवे में ये क्वेश्चन बनने के चांसेस है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है और फिरदौसी को हम लोग शाहनामा का लेखक भी बोलते हैं। भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं, कालिदास को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। कठिन काव्य का प्रेत ओरछा के कवि थे जिनका नाम क्या था, आप सभी लोगों को पता है, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, है ना। ओरछा के कवि थे, उनका नाम था केशवदास। कठिन काव्य का उनको प्रेत कहा जाता था। पूर्व का होमर फिरदौसी को कहते थे। इसके अलावा पूर्व का सिराज किसको कहते हैं, तो जौनपुर को कहते हैं। पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर कहां पर है, यूपी में है। अबला बाबा किसको कहते हैं, तो इस्माइल साहब को कहते हैं। ये इस्माइल साहब कौन है, ये विजयनगर के थे। सारी चीजें सब कनेक्ट करके बताऊंगा, एक साथ चीजें लेके आऊंगा, मजा आएगा। आज तो शुरुआत की क्लास है इसलिए थोड़ा ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को इतना ज्यादा विस्तृत ना किया जाए। अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, किताब उल हिंद। अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, किताब उल हिंद, या इसको हम लोग क्या कहते हैं,
तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद पहला या दूसरा इसका नाम है तहकीक ए हिंद। ठीक है, पहला हो गया किताबुल हिंद या दूसरा हो गया इसका तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, इसको हिंदी में बोलें तो इसको कहा जाता है भारत की खोज, है ना, भारत की खोज। ठीक, भारत की खोज। अब आप लोगों को बोलेंगे भारत एक खोज किसकी पुस्तक है ना, एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं हम लोग, किसकी, नेहरू साहब की पुस्तक है ना। नेहरू ने लिखा नहीं कुली का बोझ, कुली का बोझ, हमारे एक इंदौर के शायर है, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने लिखा है इसके ऊपर एक शेर। तो किताबुल हिंद या तहकीक हिंद को हम लोग क्या कहते हैं, भारत की खोज भी कहते हैं। और ये किसने लिखी है, अल बरूनी ने लिखी है, अल बरूनी ने लिखी है। तो ऐसे याद रखना, भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे कहीं भी रहते हो, बॉम्बे में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, मालवा में रहते हो, देवास में रहते हो, भारत के जितने भी लोग हैं सबके घर में कहीं ना कहीं क्या रहती है, बरनी रहती है, अल बरूनी। तो बरनी को ऐसे याद रखना, बरनी, किसकी बरनी, अचार की बरनी, अचार की बरनी रहती है। लेकिन हमारे यहाँ बरनी में अचार नहीं रखेंगे, हमारे यहाँ पर क्या रखेंगे, किताब उल हिंद रखेंगे। तहकीक करने जाएंगे कि बरनी में क्या है, और भारत की खोज खोजने जाएंगे कि बरनी में क्या है, याद रह जाएगा। बरनी में हम देखने जाएंगे कि किताब तो नहीं है, बरनी में हम देखेंगे कि कुछ खोजा भी नहीं, अचार अचार तो नहीं रखा है, खा लेंगे, मजा आ जाएगा बरनी में। तहकीक ए हिंद, है ना, तहकीक करने जाएंगे, बरनी के अंदर देखेंगे। तो अल बरूनी जो है 11वीं सदी में, 11वीं सदी में इसके साथ भारत आया, गजनवी के साथ में भारत आया, 11वीं सदी में भारत आया। जब ये 11वीं सदी में भारत आया तो इसने भारत में जो जो चीजें देखी, भारत में सांस्कृतिक चीजें देखी, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, नृत्य देखे, जो भी इसने यहाँ पर देखा भारत में चीजें, जो भी इसने यहां पर देखा, उन सबको अपनी किताब में डाला और उस किताब का नाम दे दिया किताबुल हिंद और भारत की खोज। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अल बरूनी ने किसके ऊपर लिखी थी, तो भारत के ऊपर लिखी थी। यहाँ पे जो सांस्कृतिक चीजें उसने देखी, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति, उसके बारे में देखा। और एक क्वेश्चन और आता है कि भाई अल बरूनी जो था वो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। याद रखिएगा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम, अचार की बरनी। कैसे बरनी, तो भाई बरनी के अंदर अपन ने पुराना रख दिए, पुराने रख दिए, कुछ भी रख दिए, पुराने अचार रख दिए, नए अचार रख दिए, ऐसे याद रख लेना। तो बरनी के अंदर हमने क्या रख दिया, पुराण रख दिए, ऐसे याद रखना। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, अल बरूनी था। ये याद रख लोगे, मजा आ जाएगा, आप लोगों को याद रखना है। अब एक फैक्ट और याद रखना है, 4 लोगों तो आप लोगों ने याद रख लिया। इसके बाद में आप लोगों को याद रखना है कि जो गजनी था वो सिक्के चलाता था। आज भी हमारे पास 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, 20 रुपए के, 100 रुपए के, 200 रुपए के, 400 रुपए के सिक्के चलते हैं। उस जमाने में भी सिक्के चलते थे और उस सिक्कों पे एक तरफ तो क्या होता था, संस्कृत के मुद्रालेख छपे होते थे और दूसरी तरफ क्या होता था, अरबी के मुद्रालेख छपे होते थे। एक तरफ संस्कृत के और एक तरफ क्या होते थे, अरबी के मुद्रालेख छपे होते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप भूल जाओगे कि संस्कृत, क्योंकि आगे गौरी केस में भी आएगा, गौरी केस में क्या होता था, देवी लक्ष्मी की प्रतिमा होती थी, तो आप ये भूल जाओगे। तो संस्कृत के मुद्रालेख और अरबी के मुद्रालेख थे और चांदी के सिक्के जारी करता था। तो ऐसे याद रखना, आप संस्कृत तो आप कोई भी याद नहीं रख सकता, मैं भी नहीं याद रख सकता, जो संस्कृत के शिक्षक है उनसे अगर पढ़ा जाए तो चीजें याद रहेगी। तो गजनी बेचारा संस्कृत भूल जाता है, गजनी क्या, मैं भी भूल जाऊँ, आप भी भूल जाओ, तो गजनी बेचारा संस्कृत और अरबी भूल जाएगा, उसको नहीं आता, उसको हिंदी नहीं आती बेचारे को, तो क्या याद रखेगा। गजनी भूलने वाला आदमी है, तो भूल गया, खत्म कहानी। ओके दोस्तों, अब इस कहानी को थोड़ा सा स्पीड से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम लोगों को मजा नहीं आएगा, जल्दी नहीं करेंगे। तो गौर की बात कर ले। अब गजनी आपका खत्म हुआ, ये गजनी कहाँ आता है, तो अफगानिस्तान में आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये गजनी कहाँ पड़ेगा अपने को, अफगानिस्तान में पड़ेगा। इस गजनी के अंदर एक छोटा सा प्रदेश था, उसका नाम था गौर प्रदेश। उस गौर प्रदेश पे उस जमाने में गयासुद्दीन का राज हुआ करता था। गोरी का छोटा भाई था, गोरी का बड़ा भाई था, सॉरी, गोरी के बड़े भाई का और सुल्तान गयासुद्दीन, फोन काट दो, गोरी का जो गजनी का बंद तो नहीं हो जाए, ध्यान रखना, गोरी का काट दो, काट दो, काट दो, फोन काट दो, ठीक, बंद तो नहीं हुआ वीडियो, चलो ठीक है। तो गोरी का जो बड़ा भाई था गयासुद्दीन था। दोस्तों ऐसी पिक्चर चलती जा रही है, क्या करो, फोन आ गया। गोरी का जो बड़ा भाई था वो गौर का शासक हुआ करता था उस जमाने में, देख रहा हूँ ध्यान से चल रहा ना। तो उसका बड़ा भाई हुआ करता था, गोरी का जो बड़ा भाई हुआ करता था, गौर का शासक हुआ करता था। इसने क्या करा, जैसे ही इसकी मृत्यु हुई गजनी की 1030 के समथिंग में, इसने क्या करा, गोरी ने गजनी पर राज करना स्टार्ट करा। मतलब गयासुद्दीन ने क्या करा, अपने भाई को बोला कि काम कर, तू गजनी पर राज कर। तो गोरी जो है, मोहम्मद गोरी जिसका नाम है, वो क्या करना स्टार्ट करता है, गजनी पर राज करना स्टार्ट करता है, मतलब अफगानिस्तान पर राज करना स्टार्ट करता है। गौर एक छोटा सा प्रदेश था गजनी के अधीन, वो हम लोगों को याद रखना है, गजनी के अधीन ये था। उसके अलावा 1173 ईस्वी पर इसने क्या कर लिया, गजनी पर अधिकार कर लिया था। 1173 ईस्वी में किसने, मोहम्मद गोरी ने, 1173 ईस्वी में। अब 1173 ईस्वी में जैसे ही ये गजनी पर अधिकार करने का काम करता है, तो 1173 में गोरी जो है वो शासक बन जाता है। कहाँ का, गौर और का, सब जगह का, गजनी वजनी सब जगह का शासक बनता है। भारत पर पहली बार जब ये आक्रमण करता है तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई 1173 में भारत पर इसने आक्रमण किया, क्या आक्रमण किया, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1175 ईस्वी में
इसने क्या करा, भारत पर पहला आक्रमण किया। पहला आक्रमण किया इसने 1175 ईस्वी में। किसने? मोहम्मद गोरी ने। 1175 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया। भारत पर दूसरा आक्रमण वापस इसने किया। किसने? कब किया? तो 1178 ईस्वी में किया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत पर जो गोरी है, मोहम्मद गोरी, उसने दूसरा आक्रमण किया 1178 ईस्वी में। कहां पर आक्रमण किया? तो पाटन में आक्रमण किया। अब ये पाटन कहां पड़ेगा? तो अपने को पड़ेगा ये गुजरात में। ठीक है, पाटन कहां पड़ता है? गुजरात में। उस जमाने में भीमदेव सेकंड, या इसको मूलराज सेकंड भी कहा जाता है, मूलराज सेकंड, ये कहां का था? सोलंकी वंश का था। ये मूलराज सेकंड जो है सोलंकी वंश का था। 1178 में पाटन गुजरात में इसने आक्रमण किया, भीमदेव सेकंड और मूलराज सेकंड सोलंकी वंश के वहां पर। तो इसने क्या करा? मोहम्मद गोरी को हरा दिया। मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया? हरा दिया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में गोरी की पहली पराजय कब हुई? तो 1178 में भीम सेकंड ने इसको हराया। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है। भीम सेकंड ने इसको क्या कर दिया? हरा दिया। बहुत बढ़िया है, याद रखना है भाई। दूसरा आक्रमण इसका 1178 ईस्वी, सॉरी 1700 लिखा, 1100 आएगा यार, माफी चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, 1178 में पाटन गुजरात में हुआ। ये चीजें अपने को याद रखना, भीम सेकंड या मूलराज सेकंड या सोलंकी, इतना याद रख लोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गोरी है, मोहम्मद गोरी, इसके जो प्रमुख युद्ध है वो हम लोगों को याद रखना है। गोरी के जो प्रमुख युद्ध है, पहला तो है तराइन का पहला युद्ध, दूसरा है तराइन का सेकंड युद्ध, चौथा है चंदावर का युद्ध, फिर उसके बाद में हमारा आ जाएगा अंधकूद का युद्ध, है ना, अंधकूद का युद्ध। उसके बाद में आ जाएगा हमारा तराइन का थर्ड बैटल। ठीक है, अब ये तराइन का थर्ड बैटल क्या है ये भी बताऊंगा। तो गोरी ने जो युद्ध लड़े थे वो 3 युद्ध हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। यहां पर मैं बात करूं 1191 ईस्वी, यहां पर मैं बात करूं 1192 ईस्वी, और यहां पर मैं बात करूं 1194 ईस्वी की। यदि मैं बात करूं, बीच में एक साल खा गए हैं। क्यों खा गए मैं बताता हूं वो कैसे। ये युद्ध हुआ गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम लोग पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं। दिख रहा है दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं। ये युद्ध हुआ किसके बीच में? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज। इसी तरीके से लिखना आप लोगों को भी, थर्ड के बीच में हुआ। गौरी वर्सेस पृथ्वीराज तीसरे के बीच में हुआ। ये युद्ध हुआ किसके बीच में? गौरी वर्सेस जयचंद के बीच में। ठीक, और ये जो 12 अंधकूद का युद्ध है ये 1205 में हुआ था। गौरी वर्सेस सेलजेनी के बीच में हुआ था। ठीक, इसमें भाग जाता है सेलजेनी गौरी। ये हम लोगों को याद रखना, इतना ज़्यादा याद नहीं रखना इसको, बस गोरी वर्सेस सेलजेनी के बीच में बात याद रखना। तराइन का युद्ध जो हुआ है हमारा 1215 ईस्वी में हुआ है। ये इल्तुतमिश वर्सेस यल्दोज के बीच में हुआ था। अभी ये यल्दोज क्या पिक्चर है ये मैं भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखना, पीएससी प्रीलिम्स में सारी चीजें काम आएंगी। जैसे युद्ध पूछे जाते हैं, जल प्रहरी में ऐसे युद्ध पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं बोला कि कुछ बुढ़ापा आ गया। कुछ चीजें ऐसी है जो जल प्रहरी में, एनटीपीसी में, सब जगह काम आती है। भाई तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गया। पृथ्वीराज चौहान ऑप्शंस में नहीं मिलेगा, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय मिलेगा आजकल ऑप्शंस में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तराइन का सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या हुआ? फिर गोरी जीत गया। चंदावर का युद्ध हुआ, फिर गोरी जीत गया। कंदकूद का युद्ध डायरेक्ट याद रखना 1205 में हुआ, गोरी वर्सेस सेलजेनी। इतने से काम बन जाएगा। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1215 ईस्वी में हुआ। इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में इल्तुतमिश जीत गया। पहली बात तो इसको छोड़ो, तराइन का तीसरा युद्ध ये अपने अभी फिलहाल काम का नहीं है, लेकिन क्यों लिखा वो भी बताता हूं। पहले तो याद रखना तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध। 91, 92 और 94, 91, 92 और 94। अगर आप यहां से आसमान पे देखोगे तो आपको सितारे कैसे दिखेंगे? छोटे छोटे, लेकिन चांद कैसा दिखेगा? बड़ा दिखेगा। तो चांद के पास जाने के लिए आपको एक छलांग मार के जाना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको याद कैसे रखना, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है तारा, यहां लिख देता हूं अच्छे से, तारा, तारा और चंदा, ऐसे याद रखना। कैसे याद रखोगे? तारा, तारा, चंदा। 91, 92, 94, 91, 92, 94, 91, 92, 94, 91, 92, 94, 91, 92, 94। 2-4 बार दोहराओगे याद रह जाएगा। बोले सर एक गैप क्यों दे दिया आपने? तो भाई चंदा बड़ा है। तारा, तारा, चंदा, तारा और तारा और तारा और तारा, चंदा, तारा, तारा, चंदा। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो 1191, 1192 और 1194। 91, 92, 94, 91, 92, 94 किसके बीच में हुआ था? तो गोरी के बीच में, मतलब मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गया, पृथ्वीराज तृतीय जीत गया। इसके पीछे का रीजन ये था कि ये बेचारा तैयारी करके नहीं आया। अगली बार क्या हुआ? ये तैयारी करके आया। और इधर से क्या, जयचंद ने भी पृथ्वीराज चौहान को धोखा दे दिया, पृथ्वीराज तृतीय को धोखा दे दिया। ये जयचंद इसके साथ जाके मिल गया। क्या हुआ था मैटर? जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता, उसका अपहरण कर लिया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। शादी करना चाहता था, उससे मोहब्बत करता था। इसको दिमाग खराब हुआ, खुन्नस में आ गया। इसने क्या करा? बोले हटाओ इसका किस्सा खत्म करो। बोले यार अपन बनेंगे गद्दी पर, आजा अपन बनेंगे। इसने इसका साथ दे दिया। ये युद्ध जीत गया इससे। तो पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरा युद्ध गोरी जीता, तीसरा युद्ध कौन जीता? वापस से गोरी जीता। तो कैसे याद रखोगे कि पहला युद्ध तो कमजोर था बेचारा, जीत गया, लेकिन जयचंद ने फिर साथ दिया। तो बोलते ना घर का जयचंद, घर का गद्दार जयचंद, घर का भेदी लंका डाय और घर का गद्दार जयचंद बोलते हैं। तो ये गद्दारी कर गया था।
ये हम लोग को याद रखना। फिर इसने क्या करा, मेरी बात को ध्यान से समझना। चंदावर 1194 में हुआ युद्ध और गोरी इसमें जीत गया। गोरी ने बोला भगाओ इसको भी, खत्म करो इसका किस्सा। 1 आध साल बाद बोले ठीक है ये भी कहाँ लगता मेरे आगे, ये चीजें हुई। अब मेरी बात को सुनना, तराइन कहाँ पर पड़ेगा, तो हरियाणा में पड़ेगा। तराइन जो है अपने को हरियाणा में पड़ेगा। तो तराइन 2 जगह लिखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2 जगह बार बार हरियाणा बोलने की जरूरत पड़े। कन्नौज कहाँ पर, चंदावर कहाँ पड़ेगा, तो कन्नौज में पड़ेगा। तो कन्नौज को हम लोग क्या कहते हैं, खुशबुओं का शहर। अगर नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखना, खुशबू हम काहे से लेते हैं, नोज से लेते हैं। नोज, नोज मतलब होता है नाक, खुशबुओं का शहर कन्नौज। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को याद रखनी है। कन्नौज याद रखना अपने को, है ना। ठीक, ये याद रखना है कि चंदावर में पड़ेगा कहाँ पर, कन्नौज पड़ेगा चंदावर के अंदर। इतना याद रख लोगे। अंधकूट का सेंचुरी के। अब तराइन का तीसरा युद्ध क्या है, तो इतना याद रखना 1215 ईस्वी में हुआ इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। अब समय क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इन दोनों की कहानी, इल्तुतमिश और यल्दौज की कहानी आगे यहीं से चालू होगी पिक्चर। मैं कल ये वाली पिक्चर वापस से आप लोगों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आपकी कल की कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए प्रयास किया जाता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए लग रहा है कि एनटीपीसी में हेल्प करेगा, एमपी पुलिस में, एमपीएसआई में, पीएससी प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, जेल प्रहरी में हेल्प करेगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी की क्लास मिलेगी, हिंदी की क्लास मिलेगी, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, मैथ्स की क्लास मिलेगी, सारी क्लासेस आप लोगों को मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।